नमस्कार। यहाँ हम जटिल विषयों को उनके मूल स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी कड़ी चेतावनी से जिसने हाल ही में पूरे पूर्वी एशिया में कह सकते हैं एक सनसनी फैला दी है। और ये चेतावनी आई है उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया की तरफ से। उन्होंने एक सीधा और काफी गंभीर आरोप लगाया है। तो सवाल ये है कि इस आरोप के पीछे आखिर है क्या। देखिए, प्योंगयांग का दावा है कि टोक्यो अब खुल्लम खुल्ला अपने दशकों पुराने परमाणु विरोधी रुख को छोड़ने पर बात कर रहा है। मतलब ये सिर्फ खोखली बयानबाजी नहीं है। उत्तर कोरिया का इशारा जापान के अंदर हो रहे वाकई एक बड़े बदलाव की तरफ है। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या जापान सच में परमाणु हथियारों के बारे में सोच रहा है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें जापान की पॉलिसी के अंदर जो एक बड़ा विरोधाभास है उसे समझना होगा। तो चलिए जापान की इसी परमाणु दुविधा को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जापान की उसकी युद्ध के बाद की पहचान के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ये सिद्धांत है 3 गैर परमाणु सिद्धांत, जिन्हें 1967 में अपनाया गया था। सीधी सी बात है, जापान न तो परमाणु हथियार रखेगा, न बनाएगा और न ही किसी को अपनी जमीन पर लाने देगा। 50 साल से भी ज्यादा समय से यही पॉलिसी जापान की सुरक्षा का कह सकते हैं कि एक आधार स्तंभ रही है। और यहीं पर वो विरोधाभास साफ नजर आता है जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ देखिए, सरकार ने दिसंबर 2025 में आधिकारिक तौर पर फिर से कहा कि वो इन सिद्धांतों पर कायम है, लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने खुद इन सिद्धांतों की समीक्षा की बात की है और उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि जापान को परमाणु हथियार हासिल करने चाहिए। तो मतलब पब्लिक में कुछ और अंदरूनी बहस बिल्कुल अलग दिशा में। तो ये बहस आखिर हो क्यों रही है? इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक, ताइवान को लेकर चीन से बढ़ता खतरा, और दूसरा, उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल टेस्ट। इन क्षेत्रीय दबावों की वजह से ही टोक्यो में आज वो बातें हो रही हैं जिनके बारे में सच कहें तो पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। ये सब तो ठीक है, पर इस बहस में अचानक इतनी तेजी कैसे आ गई? इसका तात्कालिक कारण क्या था? जो अगला हिस्सा है वो इस पूरी चेन रिएक्शन के सबसे अहम, कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट को सामने लाता है। इस पूरी कहानी की शुरुआत असल में टोक्यो से नहीं बल्कि जापान के 2 पड़ोसियों के बीच हुए एक बड़े और कुछ हद तक एक चौंकाने वाले सौदे से होती है। चलिए इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखते हैं। देखिए, अक्टूबर 2025 में अमेरिका दक्षिण कोरिया को अपनी परमाणु शक्ति वाली पनडुब्बियां बनाने की डील को मंजूरी देता है। ठीक अगले महीने नवंबर में जापान की सत्ताधारी पार्टी में परमाणु बहस एकदम से तेज हो जाती है और फिर दिसंबर में उत्तर कोरिया जापान की परमाणु महत्वाकांक्षा के खिलाफ वो तीखी चेतावनी जारी करता है। तो ये एक सीधी सीधी चेन रिएक्शन है। अमेरिका दक्षिण कोरिया की डील वो पहला डोमिनो था जो गिरा, और अब हम देख रहे हैं कि उसका असर कैसे एक के बाद एक फैलता जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि सिर्फ इस एक रणनीतिक डील ने ही सीधे सीधे जापान को अपनी पूरी रक्षा नीति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और ये तो बस पहला बड़ा असर है। इसका असर यहीं खत्म नहीं होता, बल्कि इसके परिणाम काफी दूर तक जा सकते हैं। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन घटनाओं का असर पूरे क्षेत्र की जियोपॉलिटिक्स पर क्या पड़ सकता है। क्या ये एक क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ की शुरुआत है? अगर ऐसा होता है तो इसके परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले तो इससे ग्लोबल न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी को ही खतरा हो जाएगा। दूसरा, पूरे पूर्वी एशिया में एक खतरनाक हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। ये अमेरिका की पूरी इंडो पैसिफिक सुरक्षा रणनीति के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, और जाहिर है चीन और रूस जैसी क्षेत्रीय ताकतें भी इसका कड़ा विरोध कर सकती हैं। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, इसके असर पूरी दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता पर पड़ सकते हैं। तो चलिए इस बात को थोड़ा और समझते हैं कि ये मामला ग्लोबल लेवल पर इतना अहम क्यों है। देखिए, एक बहुत ही अहम बात यह है कि जापान के पास प्लूटोनियम का काफी बड़ा भंडार है। इसी वजह से जापान को एक वर्चुअल न्यूक्लियर स्टेट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही जापान ने अभी तक परमाणु बम नहीं बनाया है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी भी है और कच्चा माल भी है। अगर वो फैसला कर ले तो काफी जल्दी हथियार बना सकता है। और इसीलिए जापान का अपनी दशकों पुरानी पॉलिसी से हटना इतना बड़ा खतरा है।
अगर जापान ऐसा करता है तो वो पूरा ग्लोबल ढांचा ही चरमरा सकता है, जो परमाणु हथियारों को फैलने से रोकने के लिए बनाया गया है। मतलब एक देश का फैसला दशकों की मेहनत से बने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को खतरे में डाल सकता है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। जिस दुनिया में खतरे लगातार बढ़ रहे हैं, क्या उसमें 50 साल पुराना परमाणु हथियारों पर लगा एक तरह का बैन, क्या वो टूटने वाला है? और क्या परमाणु संयम के पुराने नियम इस नए दौर में टिक पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त में पूरे विश्व की दिशा तय कर सकता है।